प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम इंडियन स्टॉक मार्केट्स के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बोलते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यहाँ परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में जनरली हम कमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो बोलना मुश्किल है ना। मोस्टली ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है, न्यूज़ फ्लो पे डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल एक ऐसा खुशखबरी आया है जिसके आधार पे ये बोला जा सकता है कि शॉर्ट टर्म में भी मोस्टली इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस शायद अच्छा होगा। इंडियन स्टॉक मार्केट का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले कुछ सालों में ना, खासकर कोविड के बाद से तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। 2020, 21, 22 में ऑफकोर्स फ्लैट रहा था, लेकिन 23 में अगेन, 24 में अगेन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी से अगर आप कंपेयर करें ना दूसरे स्टॉक मार्केट से, तो इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस आ क्यों रहा है? तो देखिए, जब भी आप किसी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आप क्या देखते हैं कि स्टॉक का ग्रोथ कैसा चल रहा है ना। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आप देखते हैं, आरओई देखते हैं, आरओसी देखते हैं कि भाई जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक में उस पर वो किस तरह का रिटर्न जनरेट कर रहा है। साथ ही आप डेट देखते हैं कि कंपनी पे ज़्यादा डेट तो नहीं है। तो देखिए, इकोनॉमी में भी मोस्टली आपको यही चीज़ देखना है। जैसे इंडियन इकोनॉमी को अगर आप देखते हैं तो इसमें आप क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहले ग्रोथ आप देखेंगे तो जीडीपी ग्रोथ वहाँ पे आप चेक करेंगे। तो जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ल्ड में जितने भी मेजर इकोनॉमीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा है, 8% प्लस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था। इस साल भी ऐसा लग रहा है कि 7% प्लस होगा, जो कि दूसरे इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा है। उसके साथ में अगर आप इक्विटी का परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार आपको ये स्लाइड दिखा रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड ना। चाइना से भी आगे हम निकल चुके हैं, ऑल दो अभी भी हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। वो लोग जनरली जो बोलते हैं ना कि नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स का पूरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, DIIs का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, हमें और पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ऑल दो हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन US को देखिए कहाँ है। US छोड़िए, वो तो खैर बहुत आगे है, जापान से भी हम बहुत पीछे हैं। तो अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, बट हाँ, ओवरऑल अभी तक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और अगर आप इंडियन इकोनॉमी का डेट देखेंगे, दैट इज डेट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, तो उसमें भी पहले के मुकाबले अगर आप देखें स्टेबिलिटी आया है, और साथ ही हमारा फिस्कल डिफिसिट और करंट अकाउंट डिफिसिट में भी पहले के मुकाबले इंप्रूवमेंट लगातार आ रहा है। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या देखते हैं, पहले फंडामेंटल्स देखते हैं कि फंडामेंटल्स अच्छा है कि नहीं। तो इंडियन इकोनॉमी का भी फंडामेंटल्स देखेंगे तो ज़्यादातर पैरामीटर्स में बहुत अच्छा कर रहा है। उसके बाद हम स्टॉक में क्या देखते हैं, वैल्यूएशन। फंडामेंटल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नहीं है तो आइडियली हम उस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी को भी अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल तो बहुत अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन एक प्रॉब्लम रहा है। निफ्टी 50 का अगर आप ट्रेलिंग पी देखेंगे तो 24 के आसपास चला गया है। तो ऑफकोर्स ये फ्राइडे को बहुत अच्छा रैली आया था ना, उसके कारण काफ़ी ऊपर चला गया है ये। उसके बाद निफ्टी मिड कैप 150 का अगर आप ट्रेलिंग पी देखेंगे तो 44.9 है, 44.9 ह्यूज। स्मॉल कैप देखें 250 का ट्रेलिंग पी तो वो भी 31.9 है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन के मामले में वैल्यूएशन हमारे मार्केट्स का ज़्यादा है। चाइना का अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड पी देखेंगे ना तो 10 के आसपास है, और हमारा 21 से भी ज़्यादा है। तो ऑल्दो देखिए, चाइना का इकोनॉमी तो अच्छा कर नहीं रहा है, तो आइडियली कंपैरिजन भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ सकते हैं कि गैप कितना ज़्यादा है। उसी तरह दूसरे इकोनॉमी से भी अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो इंडिया का जो वैल्यूएशन वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ, इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रहा है इसलिए प्रीमियम भी चार्ज हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे ये भी पॉइंट सही है कि देखिए, जब किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो अगर फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा भी है, तब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है। इसी तरह का अगर परफॉर्मेंस आता रहा तो कुछ सालों में रिकवर कर लेगा, वैल्यूएशन फिर से अट्रैक्टिव हो जाएगा। और ऐसे इस तरह के स्टॉक्स सस्ते वैल्यूएशन पे मिलते भी नहीं हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के साथ वही चल रहा है। इनके जो मोस्टली जो फंडामेंटल पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का इतना ज़्यादा अच्छा चल रहा है कि ऑल दो वैल्यूएशंस ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए, अभी जो भी हमने डिस्कशन किया ना, वहाँ पे सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में रिसेंट टाइम्स में एक पैरामीटर पे लैग कर रहा था इंडियन स्टॉक मार्केट सा, और वो पैरामीटर अब मोस्टली पूरा हो गया। तो देखिए, अभी तक क्या चल रहा था, रिसेंट टाइम्स में रिटेल इन्वेस्टर्स का पूरा पैसा जा रहा था, और ज़्यादातर पैसा कहाँ जा रहा था, मिड कैप स्मॉल कैप, इसीलिए वैल्यूएशन इतना ज़्यादा चला गया है ना।
DIIs का भी अच्छा खासा पैसा, DIIs का मतलब क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, पेंशन फंड हो गया, EPFO का भी पैसा आजकल इन्वेस्ट होता है। तो ये, लेकिन FIIs का पैसा ज़्यादा नहीं आ रहा था, बट फाइनली वो चेंज हो रहा है। तो पहले जैन टू अगस्त का अगर आप फिगर देखेंगे ना, फाइनेंशियल सर्विसेज आप देखिए 64,900 के आसपास FIIs ने बेचा था, ह्यूज। अगस्त में देखिए सिर्फ अगस्त महीने में ही 12,000 करोड़ का बिका था, लेकिन उसके बाद देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज 12,000 करोड़ प्लस का पॉजिटिव है, हेल्थ केयर पॉजिटिव है, रियलिटी पॉजिटिव है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पॉजिटिव है, और नीचे आउटफ्लोज का डेटा देख सकते हैं। देखिए इसी खुशखबरी की बात मैं बोल रहा हूँ, ये तो पुराना डेटा है। अब फ्राइडे को जो मार्केट ऊपर गया था, क्यों ऊपर गया है, क्योंकि अगर आप इंडियन इन्वेस्टर्स का अगर आप डेटा चेक करेंगे ना फ्राइडे का, तो DIIs ने 4,427 करोड़ बेचा था फ्राइडे को, जबकि फ्राइडे तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया था। उसका रीज़न था FIIs का बाइंग। FIIs ने 14,064 करोड़ का बाइंग किया था फ्राइडे को, और यही रीज़न है जिसके कारण स्टॉक मार्केट्स बहुत तेज़ी से ऊपर गया था। और ये जो 14,000 करोड़ का फिगर है ना, पूरे अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे, इंडियन स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री में, तो लास्ट 3 इयर्स में सबसे बड़ा फिगर है। और ओवरऑल देखेंगे तो 8वां सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है सिंगल डे में FIIs का। इससे पहले जो बाई हुआ था ना, ह्यूज बाई, वो हुआ था May 6, 2020 को FIIs का। उस दिन 17,000 करोड़ के आसपास उनका इन्वेस्टमेंट आया था। तो देखिए इसी खुशखबरी की बात मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए फ्राइडे का आप मार्केट का परफॉर्मेंस देखें, ज़्यादा ऊपर क्या गया था, लार्ज कैप्स ज़्यादा ऊपर गए थे मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में हमने क्या देखा है लास्ट फ्यू ईयर्स से, कि मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे थे, और लार्ज कैप का परफॉर्मेंस ठीक था, ऐसा नहीं कि बुरा था, लेकिन हाँ रिलेटिवली कम अच्छा कर रहे थे। लेकिन फ्राइडे को ये बिल्कुल चेंज हुआ, लार्ज कैप्स का परफॉर्मेंस रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा रहा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्चुनेटली लार्ज कैप का अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो स्लाइटली ओवर वैल्यूड तो है, वो तो मैंने हमेशा बताया, लेकिन हाँ मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले अभी भी वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक है। तो इसीलिए FIIs का नहीं हो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो लार्ज कैप में होता है, तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो FIIs हैं उनका और भी पैसा लार्ज कैप्स में आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन वहाँ हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप में यस। तो इसीलिए आप देखेंगे कि नियर टर्म में, मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है ही है, तो शॉर्ट टर्म में भी बिकॉज ऑफ दिस FIIs मनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लार्ज कैप में और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अक्सर क्यों आप लोगों को बोलता हूँ कि लार्ज कैप्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 का सेक्टर एलोकेशन आप देख सकते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन कहाँ पे है, फाइनेंशियल सर्विसेज 32% से भी ज़्यादा, सेकेंड है IT 14.17%, ऑयल एंड गैस का 12%, बट ऑयल एंड गैस तो मोस्टली रिलायंस के कारण ही आता है। देखिए अभी क्या हो रहा है कि फॉर्चुनेटली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का जो वैल्यूएशन है अभी भी अट्रैक्टिव है, तो वहाँ पे जो FIIs का पैसा है वो आने की गुंजाइश है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक खुशखबरी है कि यहाँ पे FIIs का पैसा आ रहा है, आने वाले समय में और भी जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है। उसी तरह से IT को भी देखें तो IT ऑफकोर्स लास्ट फ्यू मंथ्स में तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस आया है, लेकिन अभी भी रिलेटिवली अगर आप वैल्यूएशन देखें ना लार्ज कैप्स के, तो वहाँ काफ़ी हद तक दूसरे सेक्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं, यहाँ भी FIIs का पैसा और आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए टॉप 2 सेक्टर्स दोनों जगह हम FIIs का पैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और खासकर फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑल दो ओवरऑल वैल्यूएशन देखेंगे तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी FIIs का पैसा इंडिया में आ सकता है, और उसके कारण इवन शॉर्ट टर्म में भी ऐसा मान कर चला जा सकता है कि चांसेस अच्छे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। यहाँ पे निफ्टी 50 के टॉप होल्डिंग्स को आप देख सकते हैं ना, तो देखिए HDFC बैंक परफॉर्मेंस आया ही नहीं है, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। ICICI बैंक का तो रिलेटिवली अगर देखें तो परफॉर्मेंस तो आया है कुछ, लेकिन यहाँ भी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। उसके बाद देखिए इन्फोसिस है, TCS है, जहाँ कोई खास परफॉर्मेंस आया नहीं है। देखिए ओवरऑल बिल्कुल बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि FIIs का पैसा और आएगा, और शॉर्ट टर्म में भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस शायद अच्छा हो। गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है ना, लेकिन हाँ इन डिटेल्स के आधार पर ऐसा लगता है कि इवन शॉर्ट टर्म में भी परफॉर्मेंस एटलीस्ट लार्ज कैप्स का अच्छा होना चाहिए। हाँ यहाँ पे ये पॉइंट भी मैं क्लियर कर दूँ कि देखिए जो US में रेट कट हुआ है ना 50 बेसिस पॉइंट का, उसके कारण मैंने आप लोग को हमेशा बताया पैसा बाहर निकलेगा, इमर्जिंग मार्केट में जाएगा, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव है वहाँ पे ज़्यादा पैसा जाएगा। इंडिया देखिए अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मार्केट है इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में, लेकिन वैल्यूएशन
के कारण प्रॉब्लम क्या होगा ना कि पैसा बहुत निकलेगा, तो उसका एक बड़ा हिस्सा आप देखेंगे ना दूसरे कंट्रीज़ में चला जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन होने के कारण बहुत बड़ा हिस्सा शायद इंडिया में नहीं आए। यहीं पे अगर इंडियन मार्केट्स में थोड़ा गिरावट आ जाए ना, ऑफ कोर्स नहीं आए तो अच्छा है, कौन चाहता है कि गिरावट आए, लेकिन हाँ FIIs के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर थोड़ा यहाँ पे गिरावट आ जाए, मे बी 5% 10% के आसपास इंडियन मार्केट्स में, तब आप देखेंगे कि FIIs का पैसा बहुत ज़्यादा आएगा। जो दूसरे कंट्रीज़ में वो डालने का प्लान कर रहे हैं या कर रहे हैं वहाँ से आएगा। तो देखिए दूसरे कंट्रीज़ और इंडिया में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसे कि हमें जानना चाहिए। देखिए इंडिया में इस बार क्या हुआ है ना कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ा ही नहीं है। RBI ने बहुत अच्छा काम किया है कोविड के समय। ज़्यादातर इकोनॉमीज़ में देखेंगे ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग इकोनॉमीज़, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया था इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, लेकिन इंडिया में इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया, ऐसे ही मैनेज कर लिया गया। तो यहाँ पे ना हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट 4% के आसपास है और रेपो रेट कितना है 6.5%। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस हैं। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट कम होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। इंडिया में कितना कम होगा, मतलब अगर रियल रेट 1% का रखते हैं तो रियल रेट का मतलब कि RBI का जो रेट है और इन्फ्लेशन का डिफरेंस, तो 4% के आसपास हम इन्फ्लेशन रखना चाहते हैं, तो RBI कोशिश करेगा कि 5 to 5 पॉइंट के आसपास 5.5% के आसपास का रेट रखे RBI का रेपो रेट। तो यहाँ से 100 to 150 बेसिस पॉइंट्स का ही रेट कट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जबकि US में आप ज़्यादा रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सब डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है। उसके बाद अगर आप डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में देखें ना, तो लाइक ब्राज़ील देखिए, वहाँ तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हो चुका है ब्राज़ील में। इसके बाद अगर आप इंडोनेशिया को देखें या फिर फिलीपींस को देखें, तो यहाँ पे जो रियल रेट का डिफरेंस है ना वो ज़्यादा है। तो देखिए वैसी इकोनॉमीज़ जहाँ की इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कटेगा फ्यूचर में, वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी ज़्यादा पैसा जाएगा FIIs का। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा गुंजाइश नहीं है और वैल्यूएशंस भी ज़्यादा है, तो इसीलिए ऑफ कोर्स पैसा आएगा, एक खुशखबरी है आने वाले समय में, लेकिन जब तक मार्केट थोड़ा बहुत नहीं गिरता है तब बहुत ज़्यादा पैसा शायद नहीं आए। जब भी हम US में इंटरेस्ट रेट कट की बात बोलते हैं ना, तो जनरली हम उसे पॉजिटिवली देखते हैं कि कट होगा तो वहाँ से पैसा बाहर निकलेगा, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में आएगा तो वहाँ स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। लेकिन देखिए इसका एक नेगेटिव असर भी हो सकता है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। देखिए जब भी US में इंटरेस्ट रेट कट ऑलरेडी हो रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा हो सकता है, तो उसके कारण क्या होगा कि वहाँ का जो करेंसी है डॉलर, वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा। ऑलरेडी वीक हो रहा है, अगर आप कंपैरिजन करेंगे दूसरे करेंसी से, तो आने वाले समय में और भी वो गिरेगा। और ये जो पैसा बाहर निकल रहा है, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में जा रहा है, तो वहाँ का जो करेंसी है आप देखेंगे वो अप्रिसिएट करेगा, ऊपर जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा ना कि जो भी एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स है, लाइक इंडिया का एक्सपोर्ट किन सेक्टर से ज़्यादा होता है, IT का होता है, फार्मा का होता है, ऑटो एंसिलरी का होता है। तो यहाँ पे अगर हमारा जो रुपी है वो ज़्यादा अप्रिसिएट कर जाएगा, ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएगा, तो ऑफ कोर्स ये सेक्टर्स पे उसका नेगेटिव असर होगा। तो ऑल्दो हम बोल रहे हैं कि US में ना रेट कट से IT की कंपनीज़ का परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव होगा, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि अगर हमारा जो रुपी है वो ज़्यादा अप्रिसिएट करता है तो उसका नेगेटिव असर भी इन कंपनीज़ के परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। ऑल्दो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि RBI रुपी को अप्रिसिएट करने दे नहीं रहा है। RBI काफ़ी हद तक रुपी को मैनेज करके रखे हुए कि ज़्यादा अप्रिसिएट नहीं करे, क्योंकि ज़्यादा अप्रिसिएट करेगा तो ऑफ कोर्स हमारे एक्सपोर्ट्स हिट होंगे। तो यहाँ पे ये कंसर्न है, बट मोस्टली RBI वैसा होने नहीं देगा, तो आइडियली ये प्रॉब्लम हमारे सामने शायद नहीं आए। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।